रूस और यूक्रेन के युद्ध में आज 10वें दिन सीज फायर का ऐलान हुआ है और इसका असर डोनेस्क और मारियोपोल इलाके में दिखना शुरू हो गया है। इवैक्यूएशन शुरू हुआ है। मारियोपोल में 4,40,000 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वोल्नोखाव में 21,000 लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेन में 6 घंटे का सीज फायर शुरू हुआ है और सबसे बड़ी खबर यह कि इस सीज फायर के ऐलान के बाद लोगों का बाहर निकलना शुरू हो गया है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बात अभी तक की दो पक्षों की बातचीत में सामने निकल कर आई थी, उसके बाद यह ऐलान और अब जमीन पर एक्शन। 10 दिन की सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर इसको कहा जा सकता है। तो आपको बता दें, आज की यह सबसे बड़ी खबर है कि आज 10 दिन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सीज फायर का ऐलान किया गया रूस की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। साथ ही साथ उसमें जिक्र किया गया कि कौन से इलाके होंगे जहां से लोगों को आप सेफ पैसेज दे सकते हैं। यहां पर बताया गया इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन में कि मारियोपोल का जो शहर है, वहां से जो भी लोग निकलना चाहते हैं उनको हम दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सेफ पैसेज दे रहे हैं, आप निकल जाए, क्योंकि इसके बाद जो लड़ाई शुरू होगी उसमें फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इस सीज फायर से निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो बातचीत हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में, उसमें यह बात थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो भी काम होते हैं, चाहे वो सीज फायर हो या फिर लोगों तक मदद पहुंचाना हो, उसके लिए दोनों देश काम करेंगे और उसके लिए पैसेज दिया जाएगा। और उसी में से एक सबसे बड़ी बात है कि पैसेज दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो लिखा गया था, सीज फायर इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम 9 AM to 4 PM टुडे। The evacuation of civilians is set to start at 11 AM, यानी कि सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक के बीच इसकी हम समय सीमा दी गई है सीज फायर की, और 11 बजे से लोगों का निकलना शुरू होगा। मारियोपोल में 4,40,000 लोग हैं और वोल्नोखाव में करीब 21,000 लोग हैं। और इनको अब इनके पास ना पानी है ना इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब इनको यहां से निकाला जाएगा। एक तस्वीर यह भी महत्वपूर्ण है कि इस इलाके में सब जीरो टेम्परेचर है और अगर पानी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी ना मौजूद हो तो इनके लिए सर्वाइवल भी एक बड़ी चुनौती है। और अब उसी बेसिस पर यह कीव पोस्ट की तरफ से कहा गया है कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक का एक टाइम फ्रेम है जिसके तहत लोगों को निकाला जाएगा। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सीज फायर के ऐलान से पहले एक वीडियो आया है डोनेस्क इलाके का, जहां अलगाववादियों ने हमला किया। अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना पर हमला किया है। मारियोपोल में मल्टी रॉकेट लॉन्चर से यह हमला किया गया है। अलगाववादी यानी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, रशियन इसे डोनेस्क या कहें कि लुहांस्क और डोनबास्क इलाके की रिपब्लिक के तौर पर इन्हें देखती है। तो इन अलगाववादियों ने रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हुए हमला किया है। मनीष, और ये इस समय एक और तस्वीर जो कि बताती है कि इस समय डोनबास का एरिया, जिसमें डोनेस्क और साथ में मारियोपोल और लुहान शामिल है, इन एरियाज में इस समय यूक्रेनियन फोर्स वर्सेस रशियन फोर्स की जो जंग है लगातार जारी है। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के तौर पर, क्योंकि वहां के मारियोपोल और वोल्नोखाव के स्थानीय लोगों के पास इस समय चुनौती अपने सर्वाइवल को लेकर है, इसीलिए रशियंस बिल्कुल क्लियर थे इस बात को लेकर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तैयार किया जाए। लेकिन डोनेस्क की यह तस्वीर, जहां पे रिपब्लिक डोनेस्क और साथ में यहां के जो हेड हैं वो इस समय यूक्रेनियन आर्मी से पूरी तरह से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं से भी नहीं चाहते कि यूक्रेनियंस अंदर की तरफ आए। एक बार फिर से तस्वीरों पे देखें तो डोनेस्क का इलाका, जहां पर इस समय BM-21 ग्रैड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए डोनेस्क यानी रिबेल फोर्स, यानी यहां पे इस समय जो सरकार है, यहां के जो फौज है, यहां के जो अलगाववादी हैं, वो लगातार फायर कर रहे हैं यूक्रेनियन फोर्स को काउंटर करते हुए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां युद्ध में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का रेस्क्यू लगातार जारी है।
आज अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। भारतीय वायुसेना की विमान समेत कई विमान रेस्क्यू में लगे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत आज 15 विमानों में 3000 से ज्यादा छात्रों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि 3000 स्टूडेंट्स को आज लाया जाएगा। अब तक बताया जा रहा है करीब 20000 स्टूडेंट्स को हम लेकर आ चुके हैं और 15 विमान इसमें लगाए जा रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भीषण युद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का निकलना मुश्किल है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भारत ने किस तरह से मिशन मोड में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को उस वॉर जोन से बाहर निकाला है। हमारे साथ विंग कमांडर देवनाथ भी जुड़ गए हैं। सर से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस हालात में कितना मुश्किल हो जाता है अपने लोगों को रेस्क्यू करना, खासतौर पे एयर रूट के जरिए भी। ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना के भी विमान लगे हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए हंगरी के रास्ते कई छात्र गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर पहुंचे हैं। उन्होंने यूक्रेन में क्या देखा, हमारे संवाददाता अभय पराशर ने उनसे बात की, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अनुष्का, मैं आपकी पूरी जर्नी के बारे में समझना चाहता हूँ। यूक्रेन में आप कहाँ पर रह रही थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी? जी, मैं यूक्रेन में VNMU में पढ़ती हूँ, विनित्सा में, जो कि कीव से 3-4 घंटे दूर है। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल 6 और हॉस्टल 5, 2 बगल बगल में हॉस्टल्स हैं, तो हॉस्टल 6 मेरा है। आप क्योंकि बिल्कुल कीव के पास थे, है ना, कीव जहाँ पर आप रह रहे थे। अनुष्का, आपने क्या कुछ देखा या सुना जब ये हमले हो रहे थे? अपनी आंखों देखी बताइए, किस तरीके का मंजर था, कितना खतरनाक था? आपने बॉम्बिंग देखी, बॉम्बिंग सुनी, पूरी बात बताइए। हमारा एक बार ही ऐसा हुआ कि कहीं मिलिट्री बेस में कहीं पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो हमारे घर से हाफ एन आवर या इतना दूर है। अटैक उधर हुआ और पूरी बिल्डिंग हमारी वाइब्रेट कर गई। हमें लगा अर्थक्वेक आया है या कुछ आया है, ऐसे हम सब नीचे भागे। फिर एक बार ये सायरेंस कंटिन्यूसली पूरे दिन सायरेंस बजते थे। अब तो अगर एक सायरन बज रहा है तो उसका मतलब ऑल क्लियर, मतलब बहुत कम टाइम का 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स का सायरन है तो ऑल क्लियर। और अगर बहुत देर तक का सायरन है तो उसके बाद वो होता था 3 बारी सायरन बज जाए कंटिन्यूसली, तो उसका मतलब होता था डेंजर। तो हमको जब ऐसा होता था तो हमें अपने जहाँ पे भी हैं, हमको अपने फ्लोर से उतर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आना होता था या बंकर्स में जाना होता था। तो हम एक डॉक्यूमेंट बैग रेडी रखते थे जिसमें हम अपने पासपोर्ट वगैरह या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सब कैरी करते थे। आयशा, आप यूक्रेन में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, कहाँ ये पड़ता है एरिया, पूरी बात बताइए। जी, मैं इवानो के वेस्टर्न यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में थी, जो कि इवानो फ्रैंकविच रीजन है, और उसके इवानो फ्रैंकविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।